ठीक, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ये हमारा आज का टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर में। सर आपकी वीडियो नहीं दिख रही। वीडियो नहीं दिख रही है? आ तो रही है बेटा। मुझे नहीं आ रही अभी भी। एक मिनट। सेक्शन लीव करके ज्वाइन कर रहा हूँ वापस। हाँ हाँ कर लो। तुम्हें आ रही है अभिषेक वीडियो? हाँ मुझे तो आ रही है, उसका अच्छा, नेट प्रॉब्लम होगा। हाँ नेट की ही प्रॉब्लम है उसको। ये मोल फ्रैक्शन के बाद है ये टॉपिक? हाँ एक्वस टेंशन के बाद में है। इससे पहले वाली क्लास में एक्वस टेंशन कराया था और एक्वस टेंशन में फिर हमने उसके न्यूमेरिकल कराए थे। इसके बाद है फिर ये। ठीक है, चलिए ठीक तो है। देखते हैं क्या है ये। देखो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो जितने भी गैस लॉज हैं, गैस लॉज के बेसिस पर ये थ्योरी दी गई। ठीक है, गैस की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हुए, जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेस। ठीक है, तो क्या है? दैट इज गिवन ऑन बेसिस ऑफ गैस लॉज, गैस लॉज। ठीक, अब इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, पोस्टुलेट्स हैं इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? अब पहला इसमें यह है कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल। ठीक है, नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम occupied by गैस। ये इसकी पहली पोस्टुलेट है। मतलब क्या हुआ कि गैस जितने वॉल्यूम में फैली होती है, अगर उस वॉल्यूम को हम कंपेयर करते हैं उस गैस के एक्चुअल वॉल्यूम को, यानी कि गैस को बिल्कुल जब कंप्रेस कर दिया जाता है तो जितना वॉल्यूम वो घेरती है, अगर उन दोनों वॉल्यूम को हम कंपेयर करें तो गैस का एक्चुअल वॉल्यूम यानी कि कंप्रेस्ड वॉल्यूम उसके टोटल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम के कंपैरिजन में कितना होगा? नेग्लिजिबल होगा, यानी कि लगभग जीरो होगा वो। ठीक है बेटा, समझ आया? सर वो बताना वापस। भाई हमने ये बताया कि मान लो एक गैस इतने पूरे कंटेनर में फैली हुई है, पूरे कंटेनर में फैली हुई है, लेकिन अगर इसको हम कंप्रेस करते हैं तो ये पूरी गैस इतने वॉल्यूम में आ जाती है। ठीक है, तो अगर इस वॉल्यूम को इस वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे तो इसका वॉल्यूम कितना है? नेग्लिजिबल है, यानी कि इसको छोड़ा जा सकता है, यस सर। अप्रोक्सीमेट जीरो है। वही पहले पोस्टुलेट का कहना है। ठीक, दूसरा पोस्टुलेट कहता है कि नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि गैस के एक एक मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफी दूर स्थित हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो सकते हैं,
उनकी कोई बाउंडेशन नहीं होती कि इतनी ही डिस्टेंस पर वो जाकर रुकेंगे। ठीक, क्लियर है? सर मतलब ये है कि मतलब गैस को कितने ही पास आ सकते हैं? हाँ, गैस को हम कितना भी फैला सकते हैं। ठीक है, गैस जो है वो कितनी भी दूर में क्या हो सकती है, एक्सपेंड कर सकती है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। बात समझ आई? ओके सर। भाई यस जैसे सर। जैसे इतनी वॉल्यूम की गैस जो है, अगर आप इसको फ्री कर देंगे तो पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगी ये। ओके हाँ, सर। इतनी इसकी पॉसिबिलिटी है। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि ये केवल इंडिया भर में रुकेगी या केवल दिल्ली भर में रुकेगी। ये पूरे वर्ल्ड में फैल सकती है, इतनी इसकी एक्सपेंशन हो सकती है। पर इनके मॉलिक्यूलर गैप तो बहुत ज्यादा हो जाएगी फिर। हाँ, क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं है। ठीक? सर कोई भी गैस में ऐसा अट्रैक्शन नहीं होता? ना, ऐसा माना जाता है इसमें, इस थ्योरी के हिसाब से। ये ओके थ्योरी ऐसा सर। कहती है, हम थ्योरी के हिसाब से बोल रहे हैं, जो गैस लॉज आपने पढ़े हैं उसके हिसाब से ये हो रहा है। हाँ, 4 लॉ जो किए थे। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा है कि नहीं है वो अभी बाद में देखेंगे, लेकिन गैस लॉज ऐसा मानकर चलते हैं। फिर ओके अगला सर। क्या कह रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ द गैस आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। मतलब गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, मोशन में रहते हैं, और उनके मोशन की कोई एक डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। वो किसी भी डायरेक्शन में कहीं पर भी मूव करते रहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर अगला कह रहा है, यस सर। फोर्थ है, गैस पार्टिकल्स collides with each other। गैस के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं, एंड विद कंटेनर वॉल, और उस कंटेनर की दीवार के साथ टकराते रहते हैं जिसमें वो रखे रहते हैं। सर एक चीज पूछना है। बोलो। सर अभी जो आपने बताया कि गैस कितना भी कम वॉल्यूम हो, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो कितने भी दूर फैल जाएगा, बिल्कुल। तो तब कैसे वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे? जब कंटेनर के अंदर है तब। ओके सर। मतलब बाहर अगर एटमॉस्फेयर में हो तब नहीं होगा? नहीं, तब कोई जरूरी नहीं है। ओके ठीक, सर। अगली थ्योरी कहती है कि कोलाइजन इज परफेक्टली इलास्टिक। कोलाइजन इज परफेक्टली इलास्टिक। मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे से टकराने से पहले गैस के मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है वही एनर्जी बनी रहती है उनके आपस में टकराने के बाद भी। हाँ सर, ठीक। मोमेंटम सेम रहता है फिजिक्स वाला ना। हाँ। फिजिक्स में पढ़ा था ना ये तो। ठीक, मतलब ये हुआ कि गैस के मॉलिक्यूल्स जिस स्पीड से एक दूसरे की तरफ आकर टकराते हैं उसी स्पीड से एक दूसरे से दूर भी जाते हैं। ठीक। ओके सर। अगला कह रहा है कि डिफरेंट पार्टिकल ऑफ द गैस हैव डिफरेंट स्पीड। EF, डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ गैस हैव डिफरेंट स्पीड। अलग अलग पार्टिकल की अलग अलग स्पीड भी होती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर एक पार्टिकल की सेम स्पीड ही हो, अलग अलग पार्टिकल की अलग अलग स्पीड होती है। सर ठीक, एग्जांपल। अभी एग्जांपल आएगा। जैसे वो कह रहा है कि जैसे कोई पार्टिकल ऊपर है तो उसकी अलग स्पीड होगी, अगर कोई पार्टिकल नीचे है तो उसकी स्पीड अलग अलग होगी। ठीक, ओके सर। सब एक ही स्पीड अगर से। तो अलग मॉलिक्यूल की भी स्पीड है, जैसे ऑक्सीजन की स्पीड अलग, नाइट्रोजन की अलग।
नहीं, वो अलग चीज है। हम यहाँ एक ही कंटेनर की सर बात कर, मतलब ओके सर। ठीक। अब इसके बाद फिर ये कहता है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी EFG, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, the average kinetic energy of the gas molecule is proportional to the absolute temperature, is proportional to its absolute temperature। यानी कि हर एक मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, वो डिपेंड करती है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ाने पर एनर्जी बढ़ेगी और घटाने पर एनर्जी घटेगी। यस सर। ठीक, ये समझ आ गया सबको? सर ये जो ऑन द बेसिस ऑफ गैसियस लॉ जो लिखा है वही जो 4 लॉ किए थे उसी के ऊपर? हाँ, उसी के ऊपर। ओके सर। सर बाकी तो डिपेंडेंट है ही नहीं, लास्ट वाला ही लगा मेरे को, लास्ट वाला पढ़ा था उन लॉ में। बाकी क्यों? कुछ है तो मिलता ही नहीं किसी से। भाई देखो, कह रहा है कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस। तो ये ऐसा ही हो रहा था, तभी तो जैसे जैसे हम प्रेशर उसका बढ़ा रहे थे वॉल्यूम कम हो रहा था, है ना? अच्छा। ठीक है। या फिर n इज प्रोपोर्शनल टू v जब हो रहा था, या n इज प्रोपोर्शनल टू t हो रहा था, वो भी तो इसी तरह से हो रहा था। तो सर ये थर्ड वाला फिर कैसे रिलेटेड है? अब कह रहा है पार्टिकल ऑफ द गैस आर ऑलवेज इन द रैंडम मोशन। अगर वो मोशन में ना होते पार्टिकल्स, तो प्रेशर कैसे एग्जर्ट करते हैं हर जगह? भाई गैस का ओके सर। प्रेशर कंटेनर पर हर जगह बराबर होता है ना, चाहे कंटेनर पर ऊपर प्रेशर निकालो चाहे नीचे। क्यों? क्योंकि वो यस मॉलिक्यूल्स सर। हमेशा मूव कर रहे हैं। ठीक। ओके। और सर फिफ्थ वाला लास्ट बता दो बस। फिफ्थ वाला, फिफ्थ हाँ को क्या फिफ्थ और कह रहा है सिक्स्थ भी। कि कोलाइजन इज परफेक्टली इलास्टिक। अगर उसका कोलाइजन इलास्टिक ना होता तो गैस के मॉलिक्यूल्स, जैसे मान लो हमने अभी रखा, तो अभी तो तेजी से टकरा रहे हैं, बाद में धीरे धीरे उनकी टक्कर कम हो जाती, तो धीरे धीरे उनका प्रेशर कम हो यस। जाना चाहिए था ना। लेकिन गैस का ओके प्रेशर सर। चाहे जितने दिन तक रखे रहो वैसे ही बना रहता है ना, अगर लीकेज नहीं हो रही है तो। यस सर। और सर सिक्स सिक्स पॉइंट कह रहा है डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ द गैस हैव डिफरेंट स्पीड। तो स्पीड। अलग अलग पार्टिकल की अलग अलग स्पीड होती है। क्यों होती है? क्योंकि सबकी एनर्जी अलग अलग, सबकी टेम्परेचर अलग अलग है, लेकिन सर एवरेज। ये समझ नहीं आया मुझे। तो एक गैस मॉलिक्यूल में तो मतलब एक ही टाइप के पार्टिकल होंगे ना, अलग अलग क्यों होंगे अच्छा एक अच्छा, टाइप के जैसे गैस में? सुनो सुनो, जैसे अपना एलपीजी सिलेंडर लो, तो यस सर। एलपीजी सिलेंडर में जो गैस के मॉलिक्यूल्स नोजल के पास में है जहां से गैस निकल रही है, उसकी स्पीड और नीचे वाले मॉलिक्यूल की स्पीड क्या सेम होगी? नो सर। तो अलग अलग हो गई ना। ओके सर वैसे डिफरेंट, ठीक है सर। पर है तो एक ही टाइप का मॉलिक्यूल ना वो भी, क्योंकि वहां प्रेशर कम हो रहा है बस ना। कंडीशंस की वजह से चेंज हो गई स्पीड। हाँ, कंडीशन की वजह से। ओके सर। और बताओ, और लास्ट क्लियर है सारे सर बाकी पॉइंट्स? और पॉइंट्स क्लियर है बेटा सारे? यस सर। चलिए ठीक है। अब देखते हैं कि इसकी मॉलिक्यूलर स्पीड और काइनेटिक स्पीड कैसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो हेडिंग हो गई हमारी सर आपने काइनेटिक। लास्ट क्लास में क्या कराया था? लास्ट क्वेश्चन हमने कराया था उसके ऊपर, क्या नाम है, एक्वस टेंशन के ऊपर। काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड। मॉलिक्यूलर स्पीड इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड। अच्छा, अगर ऐसा माना जाए, इफ एट ए गिवन टेम्परेचर, अगर किसी दिए हुए टेम्परेचर पर N1 molecules have speed V1, ठीक। अगर किसी एक टेम्परेचर पर N1 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड V1 है, ठीक। N2 मॉलिक्यूल हैव स्पीड V2, N3 हैव V3, और इसी तरीके से ये अलग अलग स्पीड है, ठीक। तो इसकी जो काइनेटिक स्पीड होगी ई के, वो क्या हो जाएगी, हाफ काइनेटिक स्पीड क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ m, यस सर, यहाँ पर n1 v1 स्क्वायर प्लस n2 v2 स्क्वायर प्लस n3 v3 स्क्वायर प्लस ऐसे डैश डैश होते चला जाएगा जितने भी वहां पर मॉलिक्यूल्स होंगे। होगा कि नहीं होगा, ठीक। सर एन और वी को इंटू क्यों कर दिया? अच्छा ठीक, एम तो लिख दिया था ना बाहर। भाई n तो ये बता रहा है कि n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और v उसकी वेलोसिटी हो गई या स्पीड हो गई। अब यहाँ पर जो m लिया गया है, वेयर m इज मास ऑफ, तो सर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर ये सब करेंगे ना, एन क्यों लिखा आपने उधर? भाई अगर हमको n नहीं पता होगा तो कितने v1 है कैसे निकालेंगे हम, v1 कितना है, बात समझ आई? नहीं सर अभी भी नहीं आया। भाई जैसे मान लो 10 मॉलिक्यूल हैं जिनकी स्पीड v1 है, ठीक। वॉल्यूम नहीं है, v मतलब हो गया स्पीड। तो 10 मॉलिक्यूल हैं जिसकी v1 स्पीड है, पर 15 मॉलिक्यूल हैं जिनकी v2 स्पीड है। तो 10 इंटू v1 करेंगे तभी तो टोटल स्पीड आएगी उसकी। तो सर वो तो एक पार्टिकल की उतनी स्पीड हो जाएगी ना, जैसे अगर 10 पार्टिकल है V1 स्पीड से जा रहे हैं, हाँ तो 10 इंटू V1 करेंगे तो हाँ, फिर हमारा टोटल मतलब सब एक साथ अगर जाएंगे तब कितनी स्पीड होगी वो बताया उसने। तो हमको चाहिए क्या, हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी चाहिए ना। यस सर। ठीक, बात समझ आ गई। ओके सर ठीक है। अब अगर इसकी हमको करस्पॉन्डिंग एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो, लिखिए द करस्पॉन्डिंग एवरेज। अब हम एवरेज निकालने जा रहे हैं, यहां पर क्या आ गई, टोटल आ गई। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अगर हमें निकालनी हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, ई के बार। क्या बोलेंगे, ई के बार। तो ये हो जाएगी, अब देखो 1/2 m ब्रैकेट में n1 v1 स्क्वायर प्लस n2 v2 स्क्वायर प्लस n3 v3 स्क्वायर प्लस डैश 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 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये क्या बताएगा, अब हमें ये एवरेज, अब हमें ये एवरेज स्पीड बताएगा, क्योंकि नीचे क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, और ऊपर क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड आ गई, ठीक। तो अगर हम टोटल स्पीड को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास एवरेज स्पीड, और इस तरह से मिल जाएगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब ये इतना जो फैक्टर है
इसको हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? सी स्क्वायर, क्योंकि इसको बार बार लिखना ठीक नहीं रहेगा। हाँ, सो n1 v1 स्क्वायर प्लस n2 v2 स्क्वायर प्लस n3 v3 स्क्वायर डैश 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 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। अब इसको हम कंसीडर कर रहे हैं सी स्क्वायर। सो अब E के बार जो होगा हमारा हो जाएगा हाफ MC स्क्वायर, हाफ MC स्क्वायर। ये आ गई एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। और C की वैल्यू जब निकालनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे? इस तरीके से निकालेंगे। निकालना पड़ेगा। हाँ, फार्मूला शॉर्ट हो गया। सर एक से नोट कर रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ, नोट करो नोट करो। उसी से करेंगे ना। या फिर अगर हमको केवल C की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट n1 v1 स्क्वायर प्लस n2 v2 स्क्वायर प्लस n3 v3 स्क्वायर प्लस डैश 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 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। तो ये C आ जाएगा अगर हमें C चाहिए। तो C को हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। C क्या है? कई बार पूछा जाता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालिए, तो ये क्या हो गया? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसको RMS भी बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में RMS। ठीक। सर ये C कैसे निकाला आपने? भाई यहां पर देखो C स्क्वायर कितना आया? ये आया। हाँ, तो अगर हमें केवल अच्छा, C फिर इसी को, निकालना हाँ है ठीक है, तो रूट हटा कर दो। दिया। अब लिखिए रूट मीन स्क्वायर स्पीड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? लिखिए द रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड is the square of individual speed of gas molecules। सर एक चीज बता दो। बोलो। सर ये मतलब ये जो हमने एवरेज निकाला, C जो निकाला हमने, तो हाँ, एक मॉलिक्यूल की कितनी स्पीड हो सकती है वो पता है? बिल्कुल नहीं, और सारे सर यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड बता रहा है ये, उसका स्क्वायर। मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड का स्क्वायर रूट है स्क्वायर, C। तो सर यहाँ पे RMSS नहीं आएगा? नहीं, रूट ओके मीन सर। स्क्वायर। ठीक। अब वो स्पीड भी हो सकती है, वेलोसिटी भी हो सकती है भाई। यस सर, ओके। आरएमएस स्पीड बोला जाता है ना उसको, आरएमएस स्पीड या आरएमएस वेलोसिटी। ओके सर। वेलोसिटी ये हो नहीं सकती, हो सकती है क्या? क्योंकि नो सर, डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। हाँ, इसलिए ये क्या हो गया? स्पीड हो गया। स्पीड। ठीक। अब अगर इसको मिटा दें इसको, यस सर। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कंफ्यूज करने के लिए पेपर में। तो अगर कुछ भी पूछे तो फार्मूला यही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है। अब इसकी अगर रिलेशन निकालना हो टेम्परेचर के साथ में, लिखो रिलेशन ऑफ RMS स्पीड विद टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर है तो C इक्वल टू होता है अंडर रूट 3RT अपॉन M।
C इक्वल टू √3RT/m। सर आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? R इज द गैस कांस्टेंट। हाँ, और एम ये कौन सा मास ऑफ मॉलिक्यूल? हाँ ओके सर। ठीक है, तो लिखिए द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन only absolute temperature, only on absolute temperature and related to the absolute temperature। अब यहां पर हम देखो ई के की वैल्यू अगर निकाले, ई के बार क्या था, हाफ एम इंटू सी स्क्वायर, यही तो था, हाफ, ठीक है, और सी स्क्वायर अगर हम इसका सी का स्क्वायर करके रखें वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 3RT/m। ये m क्या है, मास है, ये क्या है, मोलर मास है, ठीक। तो अगर इसको इससे कैंसिल कर दे तो यहां पर आ जाएगा Na, अवोगाड्रो नंबर। तो वैल्यू क्या आ गई, 3RT और यहां पर 2Na, 3/2RT/Na। सर एन ए क्यों लिखा, एन आएगा ना, स्मॉल एन। ये n क्या रहेगा, अवोगाड्रो नंबर है भाई। मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ द मोलर वन मास, मॉलिक्यूल इनटू, टोटल मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। नहीं मोलर मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास, मास Na इंटू m, तो m हाँ से m कट गया, Na बचा केवल। तो इसमें फॉर्मूला दोनों एक ही है हाँ निकालने के लिए। और क्या, सी सी ही तो हमने रख दिया है, और क्या क्या है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला दो है, एक ये वाला एक वो वाला। ये वाला भी है, RT से निकाल सकते हैं, ठीक। या फिर देखो RT वैल्यू क्या होती है, K के इक्वल होती है, कांस्टेंट होता है ये, तो हो जाएगा 3/2 K, ठीक, 3/2 K इंटू T। ये दोनों कांस्टेंट हो गए, R/Na, R/Na इक्वल टू कांस्टेंट K, लिख लीजिए। यहां पर K जो है, इस K को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो होती है ये होती है 1.38 इंटू 10⁻23, 1.38 इंटू 10⁻23, और यूनिट हो गई इसकी जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। ध्यान रखना इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक, बात समझ आ गई। सर एक बार ये वापस बता दीजिए, वो जो आपने सी की वैल्यू जहाँ पे पुट की उसके बाद। भाई देखो सी की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या आना चाहिए, ई के इक्वल टू था हाफ एम हाफ एम सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, हाँ तो 3RT/m बाय एम, 3RT ठीक है। अपॉन एम, और एम क्या होता हाँ है, एम बराबर होता है स्मॉल एम इंटू Na। हाँ तो स्मॉल एम यहां पर भी है, स्मॉल एम यहां पर भी कट गया, बचा क्या, Na। तो इसीलिए यहां पर 3/3RT/Na कर दिया हमने, ठीक, बात समझ आई। यस सर। अब चलो अगला देखते हैं।
तो सर हम पीछे जो n लिख रहे थे हाँ, वो यही n है ना, यही वाला? Na वही तो है आवोगाड्रो नंबर। Na जो है वो आवोगाड्रो नंबर है, ये Na, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 10⁻23। ये है Na। ठीक, ये तो पता है सर। तो पीछे जो हम PV इक्वल टू nRT जो कर रहे थे, वो n अलग है, वो n नंबर ऑफ मोल बताता है। वो क्या बताता है? नंबर ऑफ मोल बताता है। ओके सर, तो उसका भी तो फॉर्मूला सेम ही है। और ये आवोगाड्रो नंबर बताता है। तो सर उसका भी तो फॉर्मूला उसमें सेम ही है। स्मॉल एन होता है ना सर, नहीं उसमें नहीं तो स्मॉल एन होता है। भाई, उसमें m अपॉन कैपिटल M होता है, n। हाँ, एक्चुअल मास अपॉन मोलर मास। ठीक, और यहां पर हमने क्या बताया? हमने ये बताया कि m जो है वो इक्वल है m इंटू Na। ये बताया हमने अभी, दोनों में अंतर है। ओके सर। ठीक, चलिए अब आगे देखिए, हेडिंग डालिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जिसको डिनोट करते हैं C बार से। केमिस्ट्री में हाँ, ठीक, लिखो क्या होता है एवरेज स्पीड? इट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्पीड्स, अर्थमेटिक मीन ऑफ स्पीड्स of different molecules of gas at given temperature, ठीक, ये फार्मूला है इसका। यहां पर इसका स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी, ये फार्मूला है। तो C बार इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 प्लस डैश 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 इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3। यहां पर स्क्वायर नहीं है। कब है ये? एट टेम्परेचर T। और इसको हम रिलेट कर सकते हैं C बार इक्वल टू अंडर रूट 8 RT अपॉन पाई M। ठीक, सर ये 8RT और पिछले वाले में जो हमारा था चलते हैं, वो जो वैल्यू डाली 3RT/m, ये आई कैसी वैल्यू? ये तो डायरेक्टली आपको याद करना है, इसका डेरिवेशन नहीं है आप में, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो पीछे वैल्यू आई थी वो आई थी EK की वैल्यू। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी। ठीक है, और ओके सर। उससे पहले आपने C की वैल्यू देखी थी जो कि अंडर रूट 3RT अपॉन M थी। ठीक, वो C थी और ये C बार है, ध्यान रखना इस चीज में, दोनों में अंतर है। सर दोनों में फर्क क्या है? भाई वो क्या थी, जो C थी वो क्या आई थी आपकी? वो आई थी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर स्पीड थी या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी थी। और ये क्या बता रहा है? एवरेज स्पीड बता रहा है। ठीक है, मतलब ये है कि जैसे 4 कारें दौड़ रही हैं एक मैदान में, कोई 60 की स्पीड में, कोई 40 की स्पीड में, कोई 20 की स्पीड में, तो उनकी एवरेज स्पीड जो है वो ये है। ठीक, और जो C था वो क्या बता रहा था? वो बता रहा था कि सभी कारों की स्पीड का स्क्वायर करके उसका जो रूट निकाला जाएगा वो क्या आएगा?
वो आएगा सी, इसीलिए उसको रूट मीन स्क्वायर बोला था हमने। और ये क्या है, ये एवरेज है। वहाँ पे स्क्वायर लग गया था या स्क्वायर नहीं लगा? तो दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। यही था। ये आरएमएस है और ये क्या है, डायरेक्टली एवरेज स्पीड है। ठीक, अब इसके बाद फिर आती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और इसको डिनोट करते हैं सी स्टार से। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मतलब ये हुआ कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो सबसे ज्यादा स्पीड मॉलिक्यूल्स एक्वायर कर रहे हैं, यानी कि ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में जो सबसे ज्यादा ऊंची स्पीड आ रही है, उसी को हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। बात समझ आई? फिर से आप बोलो क्या? किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक है, मान लो 100 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, 100 मॉलिक्यूल्स में 20 ऐसे हैं जिनकी स्पीड 10 की है, ठीक है, फिर अगले 10 ऐसे हैं जिनकी स्पीड मान लो 90 की है, फिर इसमें 50 ऐसे हैं जिनकी स्पीड 80 की है। ठीक, कितने हो गए? 30 हो गए। और 20 ऐसे हैं जिनकी स्पीड 30 की है। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स कितनी स्पीड वाले हैं? सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हाँ, ये इसके 80 वाले। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हो गई? 80 हो गई। यानी कि वो स्पीड, वो सबसे हाईएस्ट स्पीड जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। प्रोबेबिलिटी आ रही है। हाँ, ठीक है, लिखिए द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ सर फिर गैस, सी के ऊपर लिखा क्या है इसमें? सी स्टार, ये स्टार बना हुआ है, लिखिए द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ ए गैस at a given temperature is speed possessed by maximum number of molecules at that temperature. सर एक बार रिपीट कर दो। The most probable speed of a gas at a given temperature is the speed possessed by maximum number of the molecules at that temperature. ठीक, नोट करके लिखिए, अनलाइक एवरेज स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड